150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। 400 पार का नारा फर्जी नारा है। इस बार इनको कहना है तड़ी पार, तड़ी पार, तड़ी पार। मोदी को 400 पार चाहिए। मुझे दलितों के आरक्षण की रक्षा करनी है, मुझे आदिवासियों के आरक्षण की रक्षा करनी है, मुझे ओबीसी के आरक्षण की रक्षा करनी है। तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लेंगे। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। इसी बार 400 पार, আমি বলছি पहले तो 200 पार करो भाई। कांग्रेस पार्टी क्रांतिकारी काम करती है और हम रुकेंगे नहीं। पार नहीं 400 हार। मोदी को 400 पार चाहिए। सीधा बता देता हूं आपको, इनको 150 से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। मुझे दलितों के आरक्षण की रक्षा करनी है, मुझे आदिवासियों के आरक्षण की रक्षा करनी है, मुझे ओबीसी के आरक्षण की रक्षा करनी है। बीते 2 चरणों में वोटिंग प्रतिशत क्या गिरा, विपक्ष की आंखों में चमक आ गई। भाषणों से सूखते गले में जैसे तरावट उतर गई, तपते बैसाख में जैसे उम्मीदों की फसल लहला गई। कुछ कम तो हुआ, कुछ तो गिरा, जिससे ब्रांड मोदी है जुड़ा। सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई, वोटर किसके निकले, किसके वोटर कहीं और निकल लिए। ये 4 जून की बात है, फिलहाल तो 2 जून की तसल्ली मिली है। 2024 के चुनाव के 2 फेज की वोटिंग पूरी हो चुकी है। पिछली बार के मुकाबले इस बार वोटिंग प्रतिशत कुछ कम रहा है। अब इसको लेकर सत्ता पक्ष अपना नैरेटिव सेट कर रहा है तो विपक्ष अपना नैरेटिव। विपक्ष का कहना है कि कम वोटिंग होना बीजेपी के 400 पार के दावे की हवा निकलना है। वहीं बीजेपी कह रही है कि विपक्ष को विपक्ष के वोटर्स ने ही सबक सिखाया है। तो क्या 400 पार वाला नारा वाकई मध्यम पड़ रहा है? क्या वाकई बीजेपी 200 के नीचे जा रही है? असल में कम वोटिंग का अलर्ट कॉल किसके लिए है? और इन्हीं सवालों ने 24 के मैदान में उतरी सेनाओं के खेमों में रात्रि चिंतन मंथन का दौर शुरू कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कम वोटिंग वाकई मोदी के 400 पार के लक्ष्य को क्या दूर कर रही है? तो सब लोग जान रहे हैं कि भाई दूसरा चरण आते आते ये लोग 400 का जो पार का जो इनका नारा था ये मोदी जी भूल गए। और हम पहली बार भी बोले थे पहले फेज में कि 400 का जो फिल्म है इनका पहले फेज में ही सुपर फ्लॉप हो गया और दूसरे फेज में तो ये चढ़ा ही नहीं पर्दे। पहले इन्होंने 400 पार का नारा दिया, जैसे ही दूसरा चरण खत्म हुआ 400 पार का नारा भूल गए। ये जो 400 की गिनती है, जो लोग कंप्यूटर चलाते होंगे, कभी कभी फॉल्ट आता है तो उसमें भी लिख के 400 ही आता है। ये बीजेपी के लोगों को हवा का रुख नहीं पता था। ऐसा लगता है कि विपक्ष इस बात से निश्चिंत हो गया है कि 2019 के मुकाबले हुई कम वोटिंग के बाद कम से कम बीजेपी 400 पार सीटों के लक्ष्य को हासिल करने नहीं जा रही। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि क्या वाकई विपक्ष कम वोटिंग के बाद भी किसी कंफर्टेबल पोजीशन में दिख रहा है? उसके ऐसा सोचने की वजह क्या है? कांग्रेस तो 2 फेज के इलेक्शन में गिरी वोटिंग के बाद मोदी के 400 पार वाले नारे पर गंभीर ऊर्जा से भर गई। सुनिए।
ये हो जाएगा। मतलब मान रहे हैं कि हम आने वाले हैं, लोगों को हमें वोट देने से रोक रहे हैं। अरे आप तो 400 पार कर रहे थे, आपको क्या चिंता है कि अगर लोग वोट दे देंगे हमारा क्या हो जाएगा? तो ये जो पैरों के नीचे से जमीन खिसकी है, ये उसका प्रभाव है। ये प्रभाव इस बात का है कि 400 पार का जो आपने फर्जी नारा दिया, उससे ये देश आशंकित हुआ। देश को लगा आपके लोगों की बात सुन के, चाहे वो लल्लू सिंह हो या अनंत हेगड़े हो या ज्योति मिर्धा हो या तमाम वो लोग जिन्होंने संविधान बदलने की बात करी, लोग आशंकित हो गए। और नरेंद्र मोदी जी के पैर के नीचे से ऐसी जमीन खिसकी कि 400 पार का नारा देने वाले लोगों को बोल रहे हैं कांग्रेस को वोट न देना, कांग्रेस आ जाएगी तो ये हो जाएगा। तो चलो कहीं ये स्वीकृति है कि कांग्रेस आने वाली है, अच्छी बात है। तो कांग्रेस और विपक्षी दल इसी नैरेटिव को गढ़ने में लगे हैं कि कम वोटिंग का मतलब है 400 पार सीट तो एनडीए की नहीं आ रही। 2 फेज के चुनाव के बाद तो मोदी के 400 पार वाले नारे को लेकर विपक्षी नेताओं के ताबड़तोड़ ट्वीट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गिरे। तेजस्वी यादव ने लिखा, बीजेपी का 400 पार का फिल्म पहले ही चरण में सुपर फ्लॉप हो गई, दूसरे चरण में तो फिल्म पर्दे पर ही नहीं चढ़ पाई। तो वहीं अखिलेश यादव ने लिखा, जिसका नारा ही हारा वो क्या जीतेंगे, जिन्होंने अपना नारा ही छोड़ दिया जनता उसका साथ नहीं देगी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया सुनेत आंदोलित हुई, लिखा, 2 हफ्ते तक 400 पार का नारा रटने वाले को ये कहना पड़ रहा है कांग्रेस आई तो ये कर देगी वो कर देगी। कांग्रेस को वोट न देना कह रहे हैं नरेंद्र मोदी, मतलब हम आने वाले हैं। जब पार्टी का कोई छोटा नेता विपक्षी पार्टी के बड़े नेता के भाषण में अपनी पार्टी के सत्ता के संकेत को खोजे तो हालत किसकी खराब है किसकी बढ़िया अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। जब सुप्रिया सुनेत कम वोटिंग में और पीएम मोदी के भाषण में कांग्रेस के लिए सत्ता का संकेत खोज रही थी, ठीक उसके दूसरे दिन दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो क्या ये बताने के लिए काफी है कि कांग्रेस के भीतर 400 तरह की समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं? तो ये कांग्रेस के लोगों की पीड़ा है ना, उस पीड़ा के लिए इस्तीफा दिया और मैं विस्तार पूर्वक इस पे समय आने पे बात करूंगा आप सबसे। अरविंदर सिंह लवली और कांग्रेसी कार्यकर्ता पीड़ा में रहें तो रहें, फिलहाल कांग्रेस इंडी गठबंधन के दूसरे नेता सिर्फ इस बात से संतुष्ट हैं कि 2 फेज की कम वोटिंग बीजेपी को उसके 400 प्लस के टारगेट से दूर कर रही है। बीते 2 चरणों की वोटिंग में वो ये संकेत खोज चुके हैं कि चूंकि ये वोटिंग 2019 वाली नहीं है, लिहाजा चिंता की कोई बात नहीं और भविष्यवाणियां छापी जा रही हैं। कोई कहता है बीजेपी 200 से नीचे, दूसरा कहता है बीजेपी 180, तभी तीसरा कहता है 180 कहां 150 सीट। 2019 के चुनावों में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान हुआ था। माना यह जाता है कि 2019 में एंटी इनकम्बेंसी नहीं बल्कि मोदी के पक्ष में प्रो इनकम्बेंसी थी। इस बार दूसरे चरण में महज 63% मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि 2019 में इन्हीं सीटों पर 70% से ज्यादा लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया था। क्या ये कोई संकेत है? 2019 के आम चुनाव में कुल वोटिंग 67.4% हुई थी, जबकि 66.4% वोटिंग 2014 के चुनाव में हुई थी। वहीं 2024 के दूसरे चरण में 63% मतदान हुआ है और कम वोटिंग के आधार पर दोनों ही तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। देखिए, गिरावट तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन बहुत तेज गर्मी भी पड़ रही है। हम लोगों को यही तो बता रहे हैं कि भैया मतदान बहुत आवश्यक है और सभी का मतलब ऐसा नहीं कि कोई जैसे होते हैं कुछ वोट बैंक होते हैं पार्टियों के, तो सबका यही हाल है कि वो कम से कम वोटिंग हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 16 लोकसभा सीटों पे पहले और दूसरे चरण में मतदान हुआ, जिसमें कम मतदान जरूर हुआ है, लेकिन समाजवादी पार्टी समझती है कि ज्यादा से ज्यादा मतदाता वो बाहर निकले जो समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट किया। जनता परेशान है, परेशान मतदाता घर से बाहर निकला जिसने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट किया। दावे अपनी जगह, लेकिन कम वोटिंग निश्चित तौर पर समस्या है। हालांकि किसके लिए है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि किसके कम वोटर निकले हैं इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल है। ये अलग बात है कि पार्टियों को जमीनी सच्चाई का एहसास कुछ तो हो ही गया होगा। जो चुनाव खुलेंगे
उसके नतीजे पे बीजेपी ही आएगी। बीजेपी को ही वोट डले हैं और 2-4 दिन की बात है, जब वोट खुलेंगे तो विपक्ष जब तक खुश होना चाह रहा है, जब तक खुश हो ले, फिर जैसे हवा पहले निकली थी ऐसे ही हवा उनकी अब की बार निकलेगी। ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं और सबसे ज्यादा बीजेपी की सीट आएंगी यहाँ। और 2-4 दिन की बात है, अभी वोट खुलेंगे उसके बाद बीजेपी ही जीतेगी। सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट पड़े हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वोटिंग कम होने से मैं नहीं समझता हूँ कि कोई बीजेपी को नुकसान होगा। आनी बीजेपी ही है, भाजपा ही आएगी, पूर्ण बहुमत से ही आएगी, क्योंकि मोदी जी का काम सबको दिख रहा है और मोदी जी का नाम सबके बच्चों के मुंह पे रटा हुआ है। तो जो काम अभी प्रेजेंट बीजेपी सरकार के हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि सबको बाय डिफॉल्ट ये पता है कि हमें गवर्नमेंट जो है कौन सी चुननी है और कौन सी गवर्नमेंट बनने वाली है। लेकिन क्या वाकई बीजेपी 200 से नीचे चली जाएगी? इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी मोदी के 400 प्लस के मिशन को लेकर कोई चांस लेने के मूड में नहीं है। इसे लेकर कदम बेहद सधे हुए हैं। इसमें हर घर तक पहुंचना, लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित करना, वोटर को बूथ तक लाना और हर एक वोट को अपने पक्ष में सुनिश्चित करना है। रही बात 400 पार के नारे से किनारा करने के आरोपों की, तो बीते दिनों ही बिहार की रैली में पीएम मोदी ने ये बता दिया था कि अगर 400 सीट हासिल करने का लक्ष्य वो रखते हैं तो उसके पीछे वजह क्या है। आप जो राज्यों में हथकंडे अपना रहे हो, दलितों के, आदिवासियों के, ओबीसी के आरक्षण चोरी करने का जो खेल खेल रहे हो, उसे लूटने का खेल खेल रहे हो, आपके ये खेल बंद करने के लिए, हमेशा बंद करने के लिए, आपके मंसूबों को हमेशा हमेशा ताला लगाने के लिए मोदी को 400 पार चाहिए। मुझे दलितों के आरक्षण की रक्षा करनी है, मुझे आदिवासियों के आरक्षण की रक्षा करनी है, मुझे ओबीसी के आरक्षण की रक्षा करनी है। अब सवाल ये है कि मोदी का ये कमिटमेंट क्या जनता को कन्विंस करके उसे पोलिंग बूथ तक ला रहा है? क्या अभी तक जो वोटिंग हुई है उसमें बीजेपी 2-0 से आगे है? क्या अब तक की वोटिंग में बड़ा हिस्सा बीजेपी का ही रहा है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बीजेपी का 400 प्लस का टारगेट दूर हो सकता है। सबसे ज्यादा वोटिंग के रिकॉर्ड के लिए एक समय में साल 1984 को याद किया जाता था, जब इंदिरा गांधी के निधन के बाद हुए चुनाव में सिंपैथी लहर चली थी और 63.6% वोटिंग हुई थी। इसके बाद तो खिचड़ी और अस्थिर सरकारों का दौर 1999 तक चला और वोटिंग प्रतिशत खराब रहा। इसके बाद 2009 में 58.1% वोटिंग हुई थी, जबकि 2014 में लोकसभा चुनाव में मोदी की एंट्री ने नया इतिहास रचा और 66.4% वोटिंग हुई। ये रिकॉर्ड 1984 के रिकॉर्ड को तोड़कर बना था और 2019 में एक बार फिर वोटिंग का रिकॉर्ड टूटा और ये 67.4% का हो गया। तो क्या कम वोटिंग वाकई कुछ इशारा कर रही है? बीजेपी 400 पार या 200 से कम? मतदान जब कम होते थे कभी तो माना जाता था कि वो रूलिंग पार्टी के पक्ष में जाएगा, लेकिन अभी मध्य प्रदेश का जो चुनाव हुआ उसमें ये पाया गया कि मतदान ज्यादा हुआ और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया। दरअसल विपक्ष कम वोटिंग को ब्रांड मोदी के साथ जोड़कर ये नैरेटिव सेट करने की रणनीति पर काम कर रहा है कि मोदी मैजिक फेल हो चुका है। इससे उसका लक्ष्य है बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करना, अपने निराश कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना, बीजेपी पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना और अपने वोटर्स को विश्वास से भरना ताकि वो घरों से निकले और वोट करें। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती विपक्ष के सामने लीडरशिप की है। सवाल यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि गठबंधन की लीडरशिप पर जनता का भरोसा मोदी के मुकाबले नहीं बन पा रहा। विपक्ष ने बहुत शोर मचाया कि वो एक बड़ा गठबंधन, महागठबंधन कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन कहीं हुआ नहीं। अगर विपक्ष सफल होता तो इस चुनाव को वो कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बना सकता था। विपक्ष अगर सफल होता तो वो कुछ मुद्दों पर इस चुनाव को खड़ा कर सकता था, लेकिन विपक्ष इसमें सफल नहीं हुआ।
तो फिर वो शोर क्या है जो विपक्षी नेताओं के मंचों से मोदी के 400 पार वाले नारे पर उठ रहा है? जहां राहुल गांधी बीजेपी को 150 पर रोक देने का दावा कर रहे हैं, तो ममता कह रही हैं 200 सीट, तो प्रियंका वाड्रा बीजेपी के लिए 180 सीटों को लॉक कर रही हैं। बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। इसी बार 400 पार, আমি বলছি पहले तो 200 पार करो भाई। या तो इन्होंने कुछ गड़बड़ पहले से कर रखी है कि इनको मालूम है कि हमें 400 मिलने वाले हैं, है कि नहीं? नहीं तो इस तरह ज्योतिषी की तरह कैसे कह सकते हैं कि क्या मिल रहा है। हम इतना कह सकते हैं कि अगर इस देश में आज के दिन ऐसा चुनाव हो जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो, जिसमें ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ ये 180 से ज्यादा सीट नहीं ले सकते, उससे भी कम लें। वैसे वोटिंग के कम प्रतिशत और बीजेपी के 200 से नीचे जाने को लेकर अगर विपक्ष निश्चिंत होना चाहता है तो ये उसकी कॉल हो सकती है, लेकिन सच ये है कि कम वोटिंग को लेकर आम पब्लिक अपनी अलग राय रखती है। वो क्या सोचती है इसे आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा कम वोट प्रतिशत की कुछ वजहों को समझ सकते हैं। जैसा कि राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि कम हुए मतदान के पीछे वजह तेज गर्मी और चढ़ता पारा भी हो सकता है, वीकेंड में छुट्टियां पड़ना भी हो सकता है, कमजोर विपक्षी मुद्दे हो सकते हैं और जनता की यथास्थिति पर जोर देना हो सकता है। यानी जैसी सरकार चल रही है वो ठीक है। क्या वास्तव में इस बार लोग वोटिंग में कम दिलचस्पी ले रहे हैं? क्या वोटर्स 4 जून के नतीजे को पहले ही समझकर निश्चिंत हो गए हैं? क्या सत्ता और विपक्ष के जो मुद्दे हैं वो वोटर्स को प्रेरित नहीं कर पा रहे हैं? अगर ऐसा है तो सवाल इस बात का है कि 400 पार या फिर 200 के नीचे का दावा करने वाले जो लोग हैं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके दावे में आखिर कितना दम है? तो राजनीति में असली पैरामीटर जनता के पास होता है। चुनावी मंचों से 2014 और 2019 में भी विपक्ष ने छाती फाड़ दावे किए थे, लेकिन नतीजे देश ने देखे। दिन ज्यादा नहीं गुजरे जब राहुल गांधी मध्य प्रदेश में कांग्रेस को 145 से 150 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे। ये उनके लिए सबसे बड़ी जीत का आंकड़ा था, लेकिन बीजेपी को मिली उससे भी कहीं ज्यादा 163 सीटें। इसलिए सियासी दावों से तस्वीर नहीं दिखती, असली तस्वीर दिखती है जनता की निगाहों से। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।